एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई वाली जो है 2026 और 27 की आपकी आ चुकी है और इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन मैं लगातार आपको लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। बच्चों, ये जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर भी रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में आपको अध्याय 2 है सजीव जगत में विविधता। मैं आपको पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरल भाषा में सही तरीके से सब कुछ बताऊंगा। पूरी वर्क बुक को आपको भर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधे को खोदकर निकाला। नवोद्भिद मतलब है नया नया पौधा जो उगा था उसको खोदने के निकाला और परीक्षण किया। और परीक्षण का मतलब है कि देखा परखा साफ बिल्कुल आँख फाड़ फाड़ के, और उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। ओ कहीं ना कहीं निकल आया भैया। तो उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली, तो कहीं निकली हुई जड़। मूल का मतलब होता है जड़, जड़, ठीक है। क्या निकली भैया? जड़। तो यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, मूल, ठीक है। अब इस पत्ती को ध्यान से देखो, ठीक है। इस पत्ती में आपकी, ठीक है, सिरा विन्यास जो है वो जालिका रूपी है। कैसा है? जालिका रूपी, ठीक है, क्योंकि इसकी सिराएं जो है वो जाली के समान दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्या है हमारा? तीसरा है नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। पीपल, आम, नीम, केला, घास। विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों में समांतर शिरा विन्यास देखा? समांतर शिरा विन्यास जो पाया जाता है वो पाया जाता है मुलायम पौधों में। मुलायम कौन कौन से? पीपल कठोर हो गया, आम कठोर हो गया, नीम आपका कठोर हो गया, केला और घास दोनों में ही मुलायम है, इसलिए इसका शिरा विन्यास जो है वो समांतर शिरा विन्यास हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो, ये चित्र देखना आपको, ठीक है। का, खा, गा। निम्नलिखित में से जड़ों के नाम का वर्णन कीजिए का, खा, गा के रूप में। तो जो का वाली है, ये जो पतली पतली है, इसको कहते हैं भाई साहब पार्श्व जड़। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़, ठीक है। जो खा है, ये खा किस में गई है? ये मोटी वाली, ये मोटा मोटा बस है नहीं, ये है वो खा वाला। ये मोटा कौन है? मुसला जड़ है, ठीक है। और ये इधर की जड़ कौन सी है? ये है आपकी रेशेदार जड़, रेशा, ठीक है, याद रहेगा। का जो है वो पार्श्व जड़ है, पहले ही वाला राइट रहेगा इसमें, पहला। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती? पतली त्वचा, मोटी त्वचा, तो मोटी त्वचा रहेगी सही। त्वचा नीचे मोटी वसा का आवरण, ये भी दोनों ही पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी वो पाई जाएगी पतली त्वचा, तो केवल 1 ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और दूसरे उन्हें बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता है। लता, वहाँ लता है, तो जो भाई साहब ऐसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है वो रहती है आरोही, ठीक है। और जो तरबूज जाए, तरबूज में क्या जाएगा? सर्प की तरह लौटेगा नीचे, तो वो जाएगी सर्पी, याद रहेगा, विसर्पी। क्या कहलाएगी वो? विसर्पी। तो यहाँ पर आरोही है। चित्र में दर्शाए बीजपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसके बीजपत्र, शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए, ठीक है। तो एक बीजपत्री, जालिका रूपी, शिराविन्यास, मूसला, जड़ तंत्र, ठीक है। कि द्विबीजपत्री कैसा है? तो ये पहले तो ठीक है द्विबीजपत्री है। कैसा है? द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री में पाया जाता है जालिका रूपी शिराविन्यास और जड़ होती है उसकी मूसला जड़, यानी कि डी ऑप्शन राइट रहेगा। ये इसकी क्वालिटी ये है। सविता की माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर से कुछ टमाटर तोड़े। कुछ समय पश्चात यहाँ ध्यान दिया कि तना तो बहुत कोमल और हरा है,
तो आप पता लगाइए किस वर्ग में। तो जिसका तना कोमल होता है और हरा होता है, कोमल होना चाहिए और हरा होना चाहिए, तो वो जो है वो शाक वर्ग की श्रेणी में आएगा। किसमें? शाक में। हो गया। एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती है। यहाँ वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भाई साहब ये है, देखो ध्यान से, चित्र में पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये चित्र आपको करना नहीं है। ठीक है, अब आइए रिक्त स्थानों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है, इसमें आपका रिक्त स्थान, और यहाँ पर देखो पवित्र उपवन, भिन्न, समूहन, समांतर, जालिका रूपी, अनुकूलन, इनमें से ही आपको भरने रहेंगे। लेकिन समझ के देखो क्या है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करते हैं। किसी भी जो पेड़ पौधे ले लो या फिर जीव जंतु ले लो, ये भले ही आपको ये जीव जंतु या फिर सारे के सारे पेड़ पौधे ले लो, इनको सबको समूह के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? समूह। समूह को क्या कहते हैं अपन? ग्रुप। ग्रुप के रूप में लिखेंगे तो इसको कहा जाता है समूहन। क्या कहा जाता है बच्चों? समूहन। याद रहेगा। तो पहले रिक्त स्थान में आपका जाएगा समूहन। दूसरा क्या कह रहा है कि सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में, एक बीजपत्री पौधों की जो पत्तियां होती है उसका जो सिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है। याद रखना है, एक बीजपत्री ये है जिनमें ऐसी पत्ती दिखाई दे, देखना ध्यान से पत्ती को, ये देखो पत्ती दिख गया, ऐसी पत्ती जो दिखाई देगी ये वाली, वो क्या कहलाएगा बच्चों? समांतर। और ये दूसरी वाली जो है ये आपको जाल की जाल दिख रही, तो ये कहलाएगी आपकी जालिका। ठीक है, तो समांतर, एक सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा, और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्र की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से कैसी होती है? भिन्न होती है। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण कैसी होती है? एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है। वन संरक्षण, ये पवित्र उपवन, पवित्र जो उपवन होता है उसका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु या पेड़ों को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। पौधों एवं जंतुओं को किसी विशिष्ट स्थान पर जीवित रहने के लिए समक्ष बनाने वाली विशिष्ट विशेषता क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। मतलब जैसे ये ऊँट है, ये ऊँट के में क्या है? ये ठीक है। तो पौधों हो या जीव जंतु हो उसको विशिष्ट स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशेषता, मतलब ये कैसे न कैसे जीवित रहेगा, उस वातावरण में ऐसी ऐसी क्वालिटीज में पाई जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो अति लघुत्तरी प्रश्न है, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी और वृक्ष। अच्छा शाख क्या होता है? ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिभाषा आपसे नहीं पूछी शाख की, झाड़ी की परिभाषा आपसे नहीं पूछी, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे लिखें? कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है। अब ये समझने के लिए पढ़ लेते हैं, केवल लिखना केवल कितना है? एक तो गोल गोल बनाया जो शाख, झाड़ी और वृक्ष, और उदाहरण बोलचा है उदाहरण, तो उदाहरण में गेहूं और टमाटर हो गए शाख के, झाड़ी के उदाहरण हो गए गुलाब और गुड़हल, मतलब उदाहरण लिखना है। तो अब समझ लेते हैं अपन केवल। शाख क्या होता है वास्तव में? कि जिनका तना जो होता है कोमल होता है, हरा होता है, ये कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं, जैसे गेहूं हो गया और टमाटर हो गया। झाड़ी क्या है? झाड़ी क्या होता है? इसका तना काष्ठी और शाखाएं भूमि के पास से निकलती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, ये हो गया। अच्छा वृक्ष तो आप सब जानते ही हैं, वृक्ष में आ गया आम, तना मोटा होता है, लंबा होता है,
ऊपर शाखाएं ऊपर की ओर होती है, बड़े आकार का होता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को लिखना कितना है इस प्रश्न में, एक तो केवल बेटा ये शाख, झाड़ी और वृक्ष लिख दोगे, और इसमें उदाहरण लिख देना। ये उदाहरण, ये मतलब परिभाषा वाला पोर्शन नहीं भरना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको कि दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। देखो एक तरफ यहाँ पर देखो ये इसने बोला है एक बीजपत्री, तो अपने को पता होना चाहिए एक बीजपत्री का जो सिरा होता है वो समांतर पाया जाता है, और ये अपन ने अभी हाल ही यहाँ पे भरा भी है। देखो भाई ध्यान से, ये रहा एक बीजपत्री का जो सिरा है वो कैसा होता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है उसकी पत्ती में है, और द्विबीजपत्री का जालिका रूपी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ नोटिस करो आप, पौधा है मतलब पौधे की बात कर रहे हैं, सिरा विन्यास, अभी एक बीजपत्री है यहाँ पे, ये भरा हुआ है अपने पास में, तो सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर, तो ये समांतर भर देंगे। ठीक है, और ये द्विबीजपत्री है इधर, तो इसका जालिका हो गया। इसके बाद में यदि हम इसकी बात करें बीज, तो एक पत्री है, जड़ें जो होती है, जड़ें होती है रेशेदार, जड़ें होती है एक बीजपत्री पौधों की, किसी सिरा विन्यास होता समांतर, जड़ें होती है रेशेदार। उदाहरण के लिए आपके सामने गेहूं और मक्का और टमाटर भी है। अच्छा इधर आ जाएगा सिरा विन्यास में हो जाएगा द्विबीजपत्री, इसका सिरा विन्यास जो है जालिका, और बीज हो गया द्विबीजपत्री, और इसकी जड़ जो होती है मूसला जड़ होती है, मूसला, और उदाहरण के रूप में हो गया आपका आम और नीम। चलिए तालिका में दिए गए जंतुओं की गति और गति में प्रयुक्त शरीर के अंग बताओ। देखो भैया, तिलचट्टा गति का प्रकार हो गया चलना और उड़ना, और उड़ेगा काई से, ये पंख से। ठीक है, केचुआ इसका गति को कैसे करेगा, ये रेंगेगा, और रेंगने के लिए किसका उपयोग करता है, मांसपेशियों का। गाय चलती है, चलना भी है इसका काम, रेंगती तो है ही नहीं, चलेगी तो किससे चलती है भाई साहब, टांग से, पैर से। और तितली जो है वो उड़ती किससे, तितली पंख से। तोता भी उड़ता है पंख से। छिपकली रेंगती है पैर से। मेंढक जो है कूदती या तैरती है, किससे तू कूदती तैरती है, आप ध्यान से देखो तो पिछले पैर से कूदेगी। मक्खी जो होती है उड़ती है किससे, पंख से। घोड़ा चलना और दौड़ता है तो किससे, टांग से। ठीक है, मगरमच्छ क्या होता है, तैरता है और रेंगता है किससे, पैर से। रहेगी ध्यान इतना सा भैया, जल्दी बोलो फटाफट। अगला देखो, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो स्थानीय समुदाय पवित्र उपवन बनाकर पेड़ों को ना काटकर, जल स्रोतों को न दूषित कर जैव संपदाओं की संरक्षण करते हैं, इसे पवित्र उपवन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, वो पेड़ों को नहीं काटते हैं, जल स्रोतों को दूषित नहीं करते हैं, जैव संपदा का संरक्षण करते हैं, और फिर इन सबको क्या करते हैं, पवित्र उपवन का नाम देते हैं। पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में के पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है, इस विविधता को क्या कहते हैं। तो जो पर्वत वाले पेड़ पौधे होते हैं और मरुस्थलीय वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अनेक तरीके से अलग अलग तरह की क्वालिटी दिखती है, मतलब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, उनकी जड़ देख लो तो उनका तना देख लो, तो उनका व्यवहार देख लो, है उनका वातावरण देख लो, कई ठंड में पैदा होंगे, कई भाई साहब गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस विविधता को कहते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है, विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता, मतलब पेड़ पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। रहेगा ध्यान। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आगे 8 है। देखिए, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए पत्ती का एक चित्र बनाइए। तो आपके सामने ही है ये चित्र,
ये आपका जालिका रूपी है। देखो बच्चों, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, आपके ध्यान से देखोगे तो इसमें जाल के जाल पाए जा रहे हैं, देखो जाल, ठीक है। और ये है समांतर शिरा विन्यास, ये तो इस तरीके से आपको बना देनी है, ठीक है। इस तरीके से ले लेना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपको इसमें एक तरीके से न्यू करके न्यू, ऐसे ये समांतर हो गया है। और यदि पत्ती में अपन ने ऐसे तरीके से कर दी, भेड़ा फोड़ दी, भेड़ा में न्यू 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 कर दोगे तो ये सब क्या कहलाएगा, आपकी जालिका रूपी। अब देखो ध्यान से, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है। बतख जो है, बतख उसके पंखों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाएगी, तो उसके बतख के पंजों में झिल्ली होती है, झिल्ली यहाँ तैरने में सहायक होती है, ठीक है। या किस कार्य में सहायक होगी, तो यहाँ तैरने में। ये चित्र इत्र कुछ नहीं बनाना बच्चों आपको है, ये तो केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आपको केवल उत्तर उत्तर भरना है। दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता, क्यों? क्यों भाई साहब, उसके शरीर में कुबड़ पाई जाती, कुबड़ यानी चर्बी होती है जो उसे ऊर्जा देती है, ये कुबड़ी, ठीक है। यहाँ बहुत कम पसीना छोड़ता है, इसलिए जल की कमी नहीं होती, ठीक है। इसको पसीना बहुत कम आए इसलिए जल की कमी नहीं होगी। यहाँ एक बार में बहुत अधिक पानी पी लेता है जो कई दिनों तक काम चलता है। इसका मूत्र और मल बहुत गाढ़ा होता है जिससे भी जल की बचत होती है, ठीक है भैया। बोलो जल्दी से, ऊंट के शरीर में क्या होती है, कुबड़ होती है। इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो कई का याद कर लेना। यहाँ बहुत कम पसीना छोड़ता है, यहाँ एक बार में अधिक पानी पी लेता है, कई दिनों तक चलता है, इसका मलमूत्र गाढ़ा होता है। 2 पॉइंट कोई से भी लिख लेना है। नीलगिरी और बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधों वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, समझाइए। तो नीलगिरी का बुरांश और सिक्किम का बुरांश, देखो दोनों में फर्क है। इसकी पत्तियां मोटी होती है, मोम जैसी होती है, यहाँ कम पानी में भी जीवित रहता है। और इसकी पत्तियां देखो, इसकी पत्ती मोटी है तो इसकी छोटी है, इसकी मोम जैसी है तो इसकी नुकीली है। ये कम पानी में जीवित रहेगा, ये ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है, ये भी जी सकता है। लेकिन इसकी पत्तियां मोटी, इसकी छोटी, इसकी मोम जैसी, इसकी नुकीली, बाकी दोनों में सेम है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है बेटा, बहुत ही मेहनत लगी है आपको सबको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराने में, तो मेरी इच्छा ये है कि आप जरूर 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 अपनी ईमानदारी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। चित्र में दी गई पत्तियां में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही है? क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती है? पीपल की पत्ती में, केले की पत्ती में और घास की पत्ती में। वो बोल रहा है कि नीचे दी गई पत्तियों में बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही है? बारीक रेखाएं दर्शा रही शिरा विन्यास, ठीक है। ये पहले का उत्तर है कि क्या दर्शा रही, वो शिरा विन्यास। अच्छा दूसरा क्या, क्या पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती है? तो एक समान रेखाएं दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं, सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं नहीं होती। क्या हो रही है एक समान? इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से, इसमें यूं लंबी लंबी गई है। हो गया। रानी अपनी मित्र मोहनी के साथ खेत गई। वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधों की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पेड़ और एक गेहूं का पौधा निकाला। दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। उस आपके अनुसार उन्होंने उन्हें अवलोकन में जड़ों एवं पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का दिखाई होगा? तो देखो चने का जो जड़ होता है ना, उसकी मूसला जड़ होती है। कैसी होती है? मूसला जड़। गेहूं के पौधे की जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है। कैसी होती है? रेशेदार जड़ होती है, ठीक है। और इसमें शिरा विन्यास जो चने का वो कैसा आएगा? जाली का रूपी है। कैसा है? जाल की तरह। और गेहूं का समांतर शिरा विन्यास,
ठीक है, याद रहेगा। चने के पौधे में कौन सी जड़ होगी? मूसला, ठीक है। और गेहूं के पौधे में कौन सी जड़ होगी? रेशेदार। चने के पौधे का शिरा विन्यास कैसा होता है? तो जालिका रूपी। और गेहूं का समांतर। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों का के उदाहरण का पता लगाइए। तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। ठीक है। समूह का क्या है? द्विबीजपत्री है, मूसला जड़ है और आम है। समूह खा में एक बीजपत्री है, झकड़ा जड़ है, झकड़ा मतलब क्या है? समांतर, गेहूं और मक्का। समूह का के पौधों में और क्या समानता है? समूह का के पौधों में तो उनका जालिका रूपी शिरा विन्यास है। शिरा विन्यास कैसा पाया जाएगा? जालिका रूपी। और खा में एक बीजपत्री है तो ये समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। ठीक है भैया। भल लोग मूसला जड़ और जड़ तंत्र को दर्शाते हुए, मतलब मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ तंत्र को दर्शाते हुए चित्र बनाना है। तो ये चित्र आपके सामने है। हो गया। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते। कुछ बीज एक बीजपत्री भी होते हैं। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ों के प्रकार, पत्तियों के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता? उदाहरण दीजिए। हाँ, पौधों के बीज, जड़ों के प्रकार और पत्ती में शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता है। यहीं से उत्तर लिख रहे हैं अपन। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? तो नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते। कुछ बीजों में, कुछ बीज एक बीजपत्री भी होते हैं, कुछ द्विबीजपत्री होते हैं, जिसको फोड़दोर सोयाबीन है, चना, ये क्या है आपके? द्विबीजपत्री। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है? चने का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है। इसकी जड़ जो होती है मूसला जड़ होती है और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। लेकिन गेहूं का जो बीज होता है वो एक बीजपत्री होता है। इसकी जड़ें जो होती समांतर होती है, समांतर को झकड़ा जड़ होती है और पत्तियों जड़ कैसी? झकड़ा है। ठीक है। और समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें क्या बता रहा है वो कि शिक्षक ने स्कूल कार्यक्रम के दौरान छात्रों को सेम तथा बल्लर, मतलब बल्लर बोला जो अपन, दूसरे छात्र को तराजू बनाया। एक छात्र को बल्लर बना दी, एक को तराजू बना दिया। अब बल्लर तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है? मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा है? तो देखो ध्यान से ये देखना, इसकी लता। तो बल्लर जो है आरोही लता है, यहाँ सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ती है, सहारा चाहिए इसको, इसलिए इसे आरोही लता में रखा है। तरबूज विसर्पी लता है, यहाँ जमीन में फैलकर बढ़ती है, इसलिए विसर्पी है, मतलब सर्प की तरह अपना आप रेंगेगी है। अगला क्या कह रहा है हमारा? राजस्थान में रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहाँ 2 कुबड़ वाला ऊँट देखा। 2 कुबड़, लो साहब, ये 2 कुबड़ वाला ऊँट। उसने अपने पिताजी से पूछा कि एक यहाँ के ऊँट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती है? देखो लद्दाख बहुत ठंडा होता है, ठीक है, और शुष्क मरुस्थली क्षेत्र है। वहाँ ऊँट को लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के भी रहना पड़ता है, इसलिए उसमें 2 कुबड़ होती है जिसमें चर्बी जमा रहती है। आवश्यकता पड़ने पर यही वसा, ऊर्जा और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करती है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है। मटर और गेहूं के बीज 2-3 दिन में के लिए पानी में भिगोए। बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखो, पानी में डुबाओ
और मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करो और बताइए समान है कि भिन्न है। तो विस्तार पूर्वक चित्र के द्वारा समझाओ। देखो ये 3 आइटम जो है वो किसका है, मटर के पौधे का, इधर है गेहूं का। तो मटर का पौधे का जो बीज होता है वो भिन्न होता है गेहूं के बीज से, दोनों का बीज अलग अलग है कि नहीं है। मटर जो होता है वो द्विबीजपत्री होता है, इसमें बीच में से फोड़ देखते हैं, गेहूं को नहीं फोड़ सकते। गेहूं एक बीजपत्री होता है, ठीक है। मटर में मूसला जड़ पाई जाती है, ये देखो मटर में मूसला जड़ है। और इसमें जाली का ये झगड़ा, रेशेदार भी बोलते हैं, देखो मैंने बताया था ना कई बार कि रेशेदार बोल दो, झगड़ा बोल दो, ठीक है। ठीक है भैया। तो इसमें गेहूं में झकड़ा दर हो जाती है, मटर के पौधे में मूसला जड़ पाई जाती है। और जाली का विन्यास कैसा होता है, इसका सिरा विन्यास जाली का रूपी होता है, इसका सिरा विन्यास समांतर होता है। पढ़ लेना आप, याद हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को आधार बनाकर समझाइए। देखो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है, जैसे खेजड़ी, बेर, इनको देखो, देवदार, चीड़, इनको देखो, ये मरुस्थल में पाए जाने वाले, ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले। तो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है, वहाँ के पौधों भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में की जैव विविधता एक दूसरे से भिन्न होती है। इतना सा भर देना, आप चित्र नहीं बनाना है। गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट, ये दोनों देखो में जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनको दोनों ऊँट अपने अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित है। इसने वातावरण के अनुसार एक कुबड़ निकली, इसकी वातावरण के अनुसार 2 कुबड़ निकली। इस पे देखो घने बाल आल भी आ गए, देखो इस पे नहीं, इतने घने बाल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ठंडेगार जगह में रहता है, ठीक है। तो दोनों ऊँट अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित है और इसलिए उनकी बनावट और विशेषताएं भी अलग अलग होती है। अब देखिए यहाँ पर देख लेंगे अपन, नीम, तुलसी, आम, आंवला, केला, गुड़हल, बीज की प्रकृति बताओ, बीज जड़ तंत्र बताओ, तने की प्रकृति बताओ, शिरा विन्यास बताओ, अन्य लक्षण बताओ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, हैं। इसमें से आपका एग्जाम में पूछेगा, एक एक नाम रख के पूछेगा। देखो हो गया। देखो नीम जो होता है वो द्विबीजपत्री होता है, तुलसी जो होती है वो भी द्विबीजपत्री होती है, आम भी द्विबीजपत्री है, बबूल भी द्विबीजपत्री है, ध्यान दो, ठीक है। आंवला जो है द्विबीजपत्री है, केला एक बीजपत्री, गुड़हल द्विबीजपत्री। जड़ की बात करें तो नीम की जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है, तने की प्रकृति होती है जो काष्ठी होती है, मतलब थोड़े मजबूत। जाली का रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है और लक्षण क्या है, ये औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। तुलसी मूसला जड़ है, साखी इसकी तने की प्रकृति होती है और मुलायम मतलब, और जाली का रूपी शिरा विन्यास पाया जाएगा। लक्षण क्या है इसका, औषधि उपयोग लिख सकते हैं, सुगंधित क्यों लिखो, औषधि लिखो, क्योंकि तुलसी का उपयोग नहीं करेगा औषधि के रूप में। आम होता है आपका द्विबीजपत्री, जड़ इसमें मूसला जड़ पाई जाएगी, काष्ठी हो गया है, ठीक है। फिर जाली का रूपी शिरा विन्यास, सब में जाली का रूपी पाई जाएगी जिन जिन में द्विबीजपत्री है, ये देखो ध्यान से, ठीक है। और ये बीज की प्रकृति जिनकी सबकी द्विबीजपत्री हो, ध्यान रखना है। जड़ उनमें मूसला जड़ पाई जाएगी। तने की प्रकृति बदल सकती, काष्ठी होगी, किसी में साखी होगी, मतलब काष्ठी मतलब थोड़ा मजबूत कड़क है, तो बबूल का काष्ठी, आम में कड़क, आंवला की भी काष्ठी, केला की साखी देखो मुलायम है, गुड़हल की झाड़ी का रूप में पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ लोगे भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चित्र को देखो, दिए गए चित्र को देखो दोनों को, और उनकी समानताएं और असमानताएं बताओ। तो समानता देखो, दोनों ही बकरियां हैं, हाँ साहब, ठीक है, दोनों ही 4 पैरों पे चलती है, दोनों ही शाकाहारी है,
अब असमानता मतलब दोनों में अलगपन कही है। तो अलगपन क्या है? पर्वतीय बकरी के बाल, ये पर्वत की बकरी के बाल घने हैं, देखो ध्यान से। मैदानी बकरी के बाल छोटे हैं। पर्वतीय बकरी ठंडे क्षेत्र में तथा मैदानी बकरी गर्म क्षेत्र में रहती है। समझ में आ गया बात? नहीं। अन्य अंतर क्या? दोनों अपने अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो प्रोजेक्ट कार्य दिया है आपको इसमें, वो भी देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और वन्य जीव विज्ञानियों की सूची बनाइए तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। देखो वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर सलीम अली, भारत के पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? योगदान भारत के पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, उन्हें बर्ड सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तथा कई अभ्यारण्यों की स्थापना में सहयोग किया। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक कौन है हमारे? डॉक्टर एम.एस. कृष्ण, प्रसिद्ध वनस्पतिक वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया? पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किए। उन्होंने साइलेंट वैली संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई दुर्लभ पौधों की खोज इसमें उन्होंने की। ठीक, तीसरे हैं डॉक्टर वी.एस. विजयन, प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक। पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और जैव विविधता के अध्ययन तथा संरक्षण के लिए कार्य किया। उन्होंने सेक्रेड ग्रोव्स के संरक्षण में समर्थन किया। फिर है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के पूर्व निर्देशक है डॉक्टर रजनीश कुमार। इन्होंने क्या? प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किए। इस तरीके से आप पढ़ सकते बेटा। इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट कार्य 2 है ये भी आपको बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, भर लेना है बढ़िया से। प्रोजेक्ट कार्य 3 ये भी आपके सामने हो गया। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही कोशिश की आपको आगे बताने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की पुस्तक मिल चुकी है, अच्छी बात है। नहीं मिली है तो बहुत जल्दी मिल जाएगी स्कूल से। ज़रूर आप सारी चीज़ों को सॉल्यूशन के साथ समझ लीजिएगा। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।